वह मशीन टावर मेरे मिनियंस के लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन डीमन किंग के सामने सब कुछ सिर्फ प्रे है। फ्लोरोस ने सिर पीछे फेंककर हंसी छोड़ी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एक सच्चा एपेक्स प्रेडेटर कैसा होता है। उसकी आवाज का घमंड उसकी ताकत जितना ही राक्षसी था। लेकिन ली होयोल जरा सा भी नहीं हिला। उल्टा उसने सीधा डीमन किंग की तरफ देखा और सबसे ठंडी आवाज में जवाब दिया, तुम बदसूरत हो और बहुत ज्यादा बोलते हो। यह इंसल्ट जितनी सीधी थी उतनी ही बेरहम थी। डीमन किंग का चेहरा उसी पल विकृत हो गया। वह तुरंत भड़क उठा और उसकी सारी शाही खिल्ली एक धड़कन के अंदर नंगे गुस्से में टूट गई। ओ बदतमीज कीड़े! फ्लोरोस ने अपना बो उठाया और उसके चारों ओर डार्क एनर्जी हिंसक चटकने लगी। उसकी शक्ति इतनी तेजी से जमा हो रही थी कि पास की स्पेस तक टेढ़ी होने लगी। तो तुमने सच में अकेले मेरा सामना करने का फैसला किया? उसकी आवाज में जहरीला यकीन था। तुम इस फैसले पर जितना सोच सकते हो उससे भी कहीं गहराई से पछताओगे। ली होयोल ने उस टेक्निक को तुरंत पहचान लिया। वह स्टॉर्म एरो था, एक ऐसा स्किल जो चीखती आंधी की तरह बैटलफील्ड को चीर सकता था। वह उसे इतनी आसानी से बचाकर निकल गया जैसे उसे पहले से पता हो कि हमला आने वाला है। यहाँ तक कि मुझे भी लग रहा था कि यह हद से ज्यादा पागलपन है। उसकी उंगली में पहनी रिंग तेजी से चमकी और यही वजह थी कि मैंने गेम के हर बाफ को बिना कुछ रोके एक साथ चढ़ा दिया था। एक सिस्टम अलर्ट गूंज उठा। सील ऑफ द वाइंड एक्टिवेट हो चुका था और उसका कूलडाउन पूरे 24 घंटे का था। यानी दूसरा मौका मिलने वाला नहीं था। तो यही वह पल था जब सब कुछ झोंक देना था। पूरे 1 मिनट के लिए सारा मैजिक डैमेज दोगुना हो गया। और ऊपर से क्योंकि एलिमेंटल स्पेल्स पहले से ही स्टोर किए हुए थे, वह चांटिंग फेज को पूरी तरह स्किप करके उन्हें जिस पल चाहे उसी पल छोड़ सकता था। ली होयोल ने अपनी मना को पूरी एकाग्रता के साथ इकट्ठा किया। मास्टरपीस ग्रेड व्हाइट फेदर क्लोक की वजह से वह स्टोर्ड एलिमेंटल मैजिक का एक रिलेंटलेस तूफान पल भर में छोड़ सकता था। आइटम का इफेक्ट बिल्कुल साफ तरीके से एक्टिवेट हुआ और मास्टरपीस एस्थेटिक स्टैट की वजह से उसकी लक अविश्वसनीय ऊंचाई तक चढ़ गई। फ्लोरोस वहीं रुक गया और हवा में अचानक उमड़ी उस पावर स्पाइक को देखकर साफ तौर पर सन्न रह गया। यह कैसी पावर है? फ्लोरोस किसी तरह ये शब्द निकाल पाया और उसकी आवाज कांप रही थी। ली होयोल की मना डराने वाली रफ्तार से घट रही थी, लेकिन फिर भी वह एक लोटियर किंग को गिराने के लिए काफी से ज्यादा थी। यह ओवरकिल से भी आगे की चीज थी। अब उसकी अकड़ की पूरी कीमत चुकाने की बारी थी। ली होयोल की पीठ से प्योर व्हाइट विंग्स अंधी कर देने वाली रोशनी के विस्फोट के साथ फूट निकले और उसी पल उसने अपना मन पूरी तरह स्थिर कर लिया। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो, ऐसा नाम जिसका प्राइड इतना ऊंचा था कि वह किसी डीमन जैसे घटिया जीव के सामने कभी नहीं कांपता। मैं अपने इन्वेंटरी के सारे मिराक्युलस इलिक्सर पहले ही गटक चुका था। एक पूरे घंटे के लिए मैजिक पावर बढ़ाता था, दूसरा 3 घंटे तक मामूली मना रिजनरेशन देता था और आखिरी वाला पूरे 30 मिनट्स के लिए मना का जबरदस्त सर्ज देता था। 100 एलिमेंटल स्पेल्स पूरी तरह लोड होकर लॉक्ड थे और छोड़े जाने का इंतजार कर रहे थे। इस वक्त मुझे सच में लग रहा था कि मैं अजय हूं। संभल जाओ, क्योंकि अपना पर्सनल डोमेन खोलने से पहले ही मैं इतनी तबाही बरसाने वाला था कि उसका निशान 100 साल तक रहेगा। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक वार्निंग थी और साफ वॉर डिक्लेरेशन भी। मैंने इसे अब तक सिर्फ इसलिए छिपा कर रखा था क्योंकि मार्सेलो अभी भी सैंक्चुएरी में घुटनों के बल था और एनिग्मेटिक एल्डर मेज सीनियोस की याद में अपनी पेनेंस का बोझ उठाए हुए था। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो,
ईसान ब्लड लाइन का आखिरी जिंदा सायोन अब मैजिक टावर के महान पिलर्स में से एक बनकर सीना ताने खड़ा था। उनमें से एक को डीमन के हाथों बेरहमी से काट डाला गया था। जैसे ही वह याद वापस आई, उसके भीतर बैटल की आग और तेज भड़क उठी। वह उस तरह के लॉस को बहुत अच्छे से समझता था और जानता था कि वह दर्द कितना कुचल देने वाला होता है। उसकी नजर पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गई। इतना ऊंचा प्राइड कभी फेलियर की इजाजत नहीं देता। फिर हालात पलटने की डेस्परेट कोशिश में डीमन किंग फ्लोरोस ने एक और जंगली हमला कर दिया। ली होयोल ने बस ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, तुमने एक घातक गलती की है डीमन, जो मिट्टी में पिस चुका था और डर से कांप रहा था, बस अविश्वास में हकलाया, नामुमकिन। मैंने तुम्हारे जैसा डीमन हंटर कभी नहीं सुना। अपनी मना रिकवर करते हुए भी उसने उस बीस्ट को ठीक करना जरूरी समझा। यह हंट नहीं है, उसकी आवाज और नीचे गिर गई, इतनी ठंडी फुसफुसाहट में कि लगा जैसे मौत खुद झुककर बोल रही हो। मेरा एब्सोल्यूट रूल है टोटल अन्नाइलेशन। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो के लिए यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह एब्सोल्यूट डोमिनियन था, ऐसा जो ओवरवेलमिंग भी था और अनक्वेश्चनेबल भी। बिना जरा भी रहम के बॉम्बार्डमेंट की लहर दर लहर बरसती रही और मांस धूल बनकर बिखरता गया। डीमन किंग फ्लोरोस एक नरक जैसी अगोनी के स्टॉर्म में डूब गया। उसका शरीर उस रिलेंटलेस ऑनस्लॉट की मार में जलता हुआ मिटने लगा। जहर उसकी नसों में फट पड़ा, फ्रोस्ट उसकी सोल को कुतरने लगी, हेमरेजिंग ने उसकी लाइफ खींच ली और अगोनी ने उसके बचे हुए होश को भी चकनाचूर कर दिया। पैरालिसिस ने उसके शरीर को जकड़ लिया, डार्कनेस ने उसकी विजन पूरी तरह निगल ली, एब्सोल्यूट कॉन्फाइनमेंट ने भागने की हर उम्मीद कुचल दी और फिर एक आखिरी स्ट्राइक के साथ उनके आसपास की स्पेस ही फट पड़ी। वह पावर सिर्फ उसके शरीर को तोड़कर नहीं रुकी, उसने उसकी स्पिरिट को भी कुचल दिया, यहाँ तक कि उसके जीते रहने की इच्छा तक को पीसकर रख दिया। डीमन किंग की चीख मौत की देहरी पर बोले गए किसी शाप की तरह गूंजी और फिर उसे पूरी तरह उस अंधा कर देने वाली रोशनी ने निगल लिया जिसने उसे खत्म कर दिया। खुद शैडोज मरोड़ खाने लगीं, क्योंकि डीमन किंग की सोल टूटकर बिखरने लगी थी। वह जितना भी बेतहाशा तड़पा, उसे कैसल के ऊपर उठे डिवाइन स्टॉर्म के सामने धूल की तरह उड़ा दिया गया। उस सांस रोक देने वाले बेरहम ऑनस्लॉट को देखते हुए लॉक्स बस अविश्वास में एक दबा हुआ कराही निकाल पाया। हाय राम, हमारे मास्टर तो सच में बिल्कुल दिलहीन हैं। सच में ऐसा कॉम्बो आखिर कोई डॉज कैसे करे। उधर पास आती हुई खतरे की आहट आखिर कम पड़ती महसूस करके मार्सेलो ने राहत की एक लंबी सांस छोड़ी। जैसी उम्मीद थी, उसने सोचा, पीछे की रक्षा इतने काबिल हाथों में है। यह जानकर वह फिर से खुद को स्टेडी कर पाया। आसमान खून जैसा लाल हो गया और स्टील का एक विशाल बीस्ट गरजता हुआ जीवित हो उठा। इंजिन्स कराहे, चेन्स खनखनाई और सब मिलकर मौत की एक भयानक सिम्फनी बनाने लगे, जैसे बादलों को चीरता हुआ कोई प्राचीन एयरशिप आ पहुंचा हो। कथित तौर पर अभेद्य आयरन फोर्ट्रेस के भीतर अर्जेंट अनाउंसमेंट्स गूंज उठीं और उनकी तेज आवाजें बैटल से पहले बजती अलार्म बेल्स की तरह भारी हवा को चीरने लगीं। लॉर्ड त्रेयो वॉकर, रिपेयर्स पूरी हो गई हैं। अब हम आखिरकार फिर से लड़ाई में लौट सकते हैं। रिपोर्ट आते ही हवा में एक्साइटमेंट दौड़ गई और जैसे ही ऑर्डर मिला, उसकी आंखें उग्र और जलते हुए प्राइड से चमक उठीं। शाबाश लड़कों, अब इस आयरन बीस्ट को थंडर से निकालो और सीधे स्टॉर्म के दिल में ले चलो। तभी अचानक एक चीख ने शोर को चीर दिया। होल्ड योर फायर। हेल्म्समन जम गया और घबराकर दूर की तरफ इशारा करने लगा। उधर देखो। नीचे आखिर हो क्या रहा था? ऐसा लग रहा था मानो डिवाइन जजमेंट खुद आसमान से गिरा हो। डार्कनेस का फोर्ट्रेस चीखने तक का मौका नहीं पा सका।
उससे पहले ही वह मिट गया, इतना पूरी तरह वेपराइज हुआ कि राख से भी कम रह गया। उस झटके से पूरा कॉन्टिनेंट कांप उठा। जहां वह स्ट्रॉन्ग होल्ड खड़ा था, वहां अब सिर्फ एक खाली वॉइड बचा था। वही वह पल था जब डीमन किंग ने सब कुछ खो दिया, और वह दृश्य इतना नामुमकिन था कि रीजन को ही चुनौती देता लगता था। ट्रेयो वॉकर का सबॉर्डिनेट बस बेकाबू जंगली उन्माद में दहाड़ पाया। डीमन किंग का कैसल टूटकर रुइन में बदल रहा था। इससे पहले कि बाकी कोई ठीक से सांस भी ले पाता, ट्रेयो वॉकर खुद अपनी आंखों से उस ऐतिहासिक मिरेकल को देखने के लिए खड़ा हो गया। पूरा ड्वार्फ क्लैन एक साथ हाफ उठा। क्या? डीमन किंग का फोर्ट्रेस गिर गया। हिचकिचाने का कोई वक्त नहीं था। ड्वार्व्स उसी पल हरकत में आ गए। क्या यह सच है? ऑल हैंड्स ऑन डेक। सीज वेपन्स तैयार करो। पैराट्रूपर्स स्टैंड बाय पर रहें। कैटपुल्ट्स अभी तैयार करो। मुझे अभी पूरी सिचुएशन रिपोर्ट चाहिए। ट्रेयो वॉकर ने हेम खुद अपने हाथों से थाम लिया, और उस केओस के बीच एक कांपता हुआ सबॉर्डिनेट किसी तरह कुछ शब्द निकाल पाया, और से पूरी तरह दबा हुआ। नहीं, यह नहीं हो सकता। और फिर भी वे सिर्फ एक ही ऐसे अस्तित्व को जानते थे जो किसी डीमन किंग को इस तरह कुचल सकता था। एक एक करके हर नजर उसी सिलुएट की तरफ मुड़ गई जिसे वे सब पहचानते थे। उस जवान आदमी की पीठ को देखते हुए हर होंठ पर वही सवाल कांप रहा था। क्या सच में वही है? न महान ड्वार्फ किंग, न कोई लेजेंडरी ड्रैगन, बल्कि वही जिसे उन्होंने कभी एक छोटे से इम्प से ज्यादा कुछ नहीं समझा था। बहुत पहले वाले उस केओस में एक टेढ़ा-मेढ़ा छोटा डीमन अपने मास्टर के कान के पास झुक आया था, मानो सीधे उसके कान में जहर टपकाना चाहता हो। ह्यूमंस हमारी क्राफ्ट्समैनशिप से डरते हैं, मास्टर, लेकिन उनका डर उनकी जेलसी जितना ही बड़ा है। वे गंदे जीव हैं। और क्या आप जानते हैं, मेरी ये आंखें और क्या देख सकती हैं? जैसे जैसे तनाव बढ़ा, हवा भारी और दम घोंटने वाली हो गई। जब किंग के लॉयल सब्जेक्ट्स डर से कांप रहे थे, तब भी एक बहादुर शख्स आगे बढ़ा और बोलने की हिम्मत की। योर मैजेस्टी, मैं विनती करता हूँ, उस डीमन की जहरीली जुबान की बात मत मानिए। लेकिन उनके किंग ने सिर्फ हाथ के एक तेज इशारे से उस गुहार को चुप करा दिया। बाहरी दुनिया की खबरें बहुत कम ही उनके सेक्लूडेड हॉल्स तक पहुंचती थीं, इसलिए कहानी दबी डरावनी टुकड़ों में खुलती गई। एक मैजेस्टिक माउंटेन भ्रष्ट हो चुका था। वह कभी महान शिखर दुर्भावना के नीचे मुरझा गया, यहाँ तक कि बस एक खाली खोल बचा, अदृश्य डोरियों पर झूलती पपेट की तरह, और आखिर में डेवल का सिर्फ एक खिलौना बनकर रह गया। शैडो की गहराई में किंग की आंखें बीमार पीले रंग में चमक उठीं, और वह रोशनी नरक की आग के खतरनाक रूप से करीब लग रही थी। एक भारी बिगड़ी हुई हंसी चेंबर में गूंज उठी, जैसे कोई नाइटमेयर जाग गया हो। नीचे उसके लोग कांप रहे थे, और ऊपर करप्टेड किंग ने एक ऐसा डिक्री सुनाया जो कब्र से उठी आवाज जैसा ठंडा था। ट्रीजन। कितना काम का छोटा सा शब्द है। अगर कोई मेरी नजर को नागवार गुजरे तो उसे ट्रेटर ठहराओ और सबको काट डालो, लेकिन खून, आग और राख के बीच भी एक मिरेकल ने उस दम घोंटती निराशा को सीधा चीर दिया। एक अकेला डीमन हंटर जैसे कहीं से भी प्रकट हो गया, और बिना डर के गिरे हुए किंग और उसे मैनिपुलेट कर रहे मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो गया। उसी पल डीमन ने इतनी पागल और हिंसक चीख निकाली कि हवा तक कांप उठी। उसकी ब्लड रेड आंखों में सिर्फ अन्नाइलेशन का वादा था। उसकी देह पर नसें ऐसे उभर आईं जैसे अभी फट जाएंगी, और उसका छोड़ा हुआ फ्यूरी ऐसा लग रहा था मानो रियलिटी की बुनियाद तक हिला दे। नफरत उसके दांतों के बीच से सरकती हुई निकली। तुम एस्कॉन लिनिएज से हो। तुम सबको सीधा नरक मिले,
और जैसे जैसे वह धरती हिला देने वाली बैटल खुलती गई, एक आवाज उसके पीछे की लेजेंड सुनाने लगी। उस लड़के ने डीमन को हराया और हमारे किंग को उसके असली रूप में वापस लौटा दिया। उसी पल से ड्वार्फ हिस्ट्री का एक नया चैप्टर पत्थर पर खुद गया और पीढ़ियों तक याद रखा गया। उस भाग्यशाली दिन के बाद से ड्वार्फ क्लैन हाउस ऑफ एस्कॉन के साथ एक सेक्रेड ब्लड ओथ में बंधा हुआ है। यह कोई कागज पर सूखती स्याही जितना कमजोर समझौता कभी नहीं था। यह तो खुद स्टील में ढला हुआ वाव था। उस बॉन्ड और उसके लेगेसी को सम्मान देने के लिए पूरे कॉन्टिनेंट में मशीनरी टावर्स खड़े किए गए। लेकिन शांति नाजुक होती है और ज्यादा देर नहीं लगी कि डार्कनेस फिर लौट आई, साथ में कड़वी खबर लेकर। जब होली वॉर शुरू हुई, ड्वार्व्स को वह कुचल देने वाली रिपोर्ट मिली कि हाउस एस्कॉन मिटा दिया गया है। अविश्वास एक पल में रेज में बदल गया। नामुमकिन, आसमान ऐसी चीज को होने कैसे दे सकता है? हमने तो सोचा था कि आखिर हमें अपना कर्ज चुकाने का मौका मिला है। लेकिन चर्च ऑफ द गॉडेस और उसके एलाइस ने हमें लगभग रातों रात छोड़ दिया। यह किसी ट्विस्टेड लेवलिंग टेल जैसा बेरहम मोड़ लग रहा था, और एस्कॉन की कथित बिट्रेल का दाग भी तब तक धुल चुका था। अब हम ब्लाइंड होकर ह्यूमन रेस पर भरोसा करने की हालत में नहीं थे। शोक से भरी एक भारी सांस पूरे हॉल में फैल गई, क्योंकि उन्हें वह ब्रूटल ट्रूथ माननी पड़ी। क्या अब गॉड्स भी इंसान और मॉन्स्टर में फर्क कर सकते हैं? जैसे जैसे गेट्स धीरे धीरे घिसटते हुए बंद हुए, ड्वार्फ रेस खुद को फिर से एक्सटिंक्शन के खतरे के सामने खड़ा पाया। और फिर भी उस निराशा की खाई में एक सिल्वर हेयर्ड फिगर आगे बढ़ा। ड्वार्व्स के लिए उसकी पीठ अंधेरे को चीरती हुई सैल्वेशन की बीकॉन जैसी लगी। आखिरकार उसे पा लेने पर उनकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो गईं। डीमन हंटर श्वेजर ने अपनी जनता के लिए खून और शोक के आंसू रोए, क्योंकि वह इतने लंबे समय तक यही मानता रहा था कि उसके क्लैन का सेवियर हमेशा के लिए समय की रेत में खो चुका है। लेकिन हर आंख में सिर्फ शुक्रगुजारी ही नहीं चमक रही थी। एस्कॉन का एक बचा हुआ आदमी ऊपर देख रहा था, और उसके चेहरे पर बिना छिपी हुई लालच साफ जल रही थी। उसके लिए ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो की एयरशिप कोई चमत्कार या बचाव की निशानी नहीं थी। वो तो खजाना थी, इतनी चमकदार कि उसे चुराने का मन खुद ब खुद होने लगे। इतनी शानदार कारीगरी और नामुमकिन सी इंजीनियरिंग देखकर तो उसके मुंह में सचमुच पानी आ गया था। उस जहाज की खूबसूरती ने उसकी लालच को और भी भड़का दिया। तभी लॉक्स वहां आ गई, आंखें सिकोड़कर उसे उलझन भरी तिरछी नजर से देखने लगी। उसने आधी चेतावनी और आधी खिल्ली उड़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें पता है ना ये जहाज किसका है? ऐसे घूरते रहोगे तो पिटने की दावत खुद दे रहे हो। सच में तुम्हें लगता है ये समझदारी है? उसका दिल पसलियों से ऐसे टकराया जैसे युद्ध का नगाड़ा बज रहा हो। जाहिर है ये खतरनाक था। घबराकर उसने जल्दी से अपना मुंह पोंछा और अपनी लालच को दबा लिया। तभी भारी जूतों की आहट धूल पर गूंजी, झिलमिलाती रोशनी में हल्की धुंध उठी, और ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने पूरी अटल हुकूमत के साथ कहा, डरो मत, मैं हर मुमकिन नतीजे के लिए पहले से तैयार हूं। उसकी आवाज जरा भी नहीं डगमगाई। लेकिन उसके चारों ओर हवा ऐसे गरज रही थी जैसे खुद रणभूमि से चेतावनी आ रही हो, और उसी वक्त उसका मना पहले ही पूरी तरह नीचे गिर चुका था। फिर भी वो ऐसे आगे बढ़ा जैसे जंग से लौटता हुआ कोई राजा हो, और उसकी आंखें सर्दियों की बर्फ से भी ठंडी थीं। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने धीमी आवाज में कहा, अब लौटने का समय है। मैं पूरी तरह खाली हो चुका हूँ। वो इतना थका हुआ था कि मौत की दहलीज पर चलता इंसान लग रहा था, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी कमरे में सब पर भारी पड़ रही थी।
चलो आराम करें। उधर रणभूमि के एक हिस्से पर ये शांत शब्द उतर रहे थे और इधर लास्ट डीमन किंग के कैसल से घबराई हुई रिपोर्टें अलार्म की तरह गूंज रही थीं। हंटिंग डीमन किंग के कैसल में एक नए लड़के की मासूम आवाज डर से कांप उठी। सीनियर, मैं अभी आखिर देख क्या रहा हूँ। सदमा और दहशत हवा में टकरा गए और उसके बगल में खड़े सीनियर ने दर्द होने लायक जोर से उसका गाल दबाया। ये सपना नहीं है, उसका जवाब कड़ा और तनाव भरा था। अगर उन कैसल्स में से एक भी गिर गया तो अर्थ खत्म है। मैजिक टावर की मदद होने के बावजूद जो अभी हुआ था वो इतना तेज था कि समझ ही नहीं आ रहा था। एक के बाद एक रिपोर्ट चैनल्स में भरती चली गई और इस खबर के बोझ तले पूरा सर्वर एकदम चुप हो गया। डीमन किंग का कैसल सिर्फ 10 मिनट में गिर गया था। पूरी तबाही। बस यही एक जुमला था जो कोई इस्तेमाल कर सकता था। हंटिंग कैसल को सिर्फ 3 लोगों की पार्टी ने मिटा दिया था और इस बात की बेतुकी हद ने सबकी धड़कनें सीने में और तेज कर दी। फिर आखिरकार उन सब पर छाई हुई तनातनी को तोड़ते हुए राहत की एक लंबी सांस निकली। एक बड़ा आदमी फूट फूट कर रो पड़ा, जैसे कोई नवजात बच्चा आखिरी किनारे से वापस खींच लिया गया हो। मुझे लगा था अब सब खत्म हो गया। सच में लगा था यही अंत है। रोते हुए उसकी आवाज टूट गई। डायरेक्टर सही थे। प्लेयर ली होयोल सच में हमारी दुआओं का जवाब था। मुझे सच में लगा था हम सब मरने वाले हैं। वो ऐसे हिला था जैसे होने से पहले ही भविष्य को देख सकता हो। ऐसा नतीजा तो सुपर कंप्यूटर एआई भी नहीं भांप पाया था। पूरा कमरा हैरानी, प्रशंसा और लगभग श्रद्धा जैसी भावना से भर गया और फिर जयकारे ज्वालामुखी की तरह फूट पड़े। लोगों ने हाथ ऊंचे उठाकर जश्न मनाया, जैसे सच में कोई चमत्कार हो गया है। कागज हर तरफ ऐसे उड़ने लगे जैसे जीत के तूफान में कॉन्फेट्टी बिखर गई हो। हम बच गए। इंसानियत को एक और दिन जीने का मौका मिल गया। ली होयोल नाम अब लोगों की जुबान पर नए वजन और नए सम्मान के साथ घूम रहा था। हमने उसे बहुत बुरी तरह कम आंका था और तभी, जैसे खुद दुनिया जवाब देना चाहती हो, आसमान बीच से फट गया। पवित्र रोशनी बादलों को चीरती हुई उतरी और अकेली एयरशिप ऊपर अनंत नीले आसमान में तैरती चली गई। ये ऐसा दृश्य था जिसे लोग सिर्फ किसी लेजेंडरी लेवलिंग स्टोरी में होने लायक समझते, असलियत में नहीं। श्वेजर और बाकी लोग बस उस रहस्यमयी मैसेंजर को देखते रह गए और सांस रोके खामोशी में उस नामुमकिन नज़ारे को अपने सामने खुलते देखते रहे। उनकी आंखों में जिज्ञासा, विस्मय और आदिम डर जैसा कुछ एक साथ भरा था। वो डीमन हंटर की एमिसरी है। ये शब्द धीमी आवाज में आगे बढ़े। किसने सोचा था कि एस्कॉन की आखिरी सर्वाइवर असल में एक एडवेंचरर निकलेगी। फिर मैसेंजर पूरी तरह सामने आई और उसके जिस्म पर ऐसी दिव्य चमक थी कि वो लगभग छूने से परे लग रही थी। वो तकदीर के धागे देखता है और जब सितारे एक सीध में आएंगे तब हम फिर मिलेंगे। ये शब्द ठंडी हवा में किसी वादे की तरह ठहर गए। पास ही किसी ने कापती मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि लगा उसके नाखून हथेली को चीर देंगे। उसने अकेले एक डीमन किंग को हराया है और ऊपर से हाईटियर स्पिरिट्स को भी कमांड करता है। हम जैसे लोग उसके स्तर के इंसान को जज करने के भी लायक नहीं हैं। किसी ने विरोध नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे खुद दुनिया गियर बदल रही हो और एक ऐसे नए दौर की तरफ बढ़ रही हो जिसे उनमें से कोई अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। श्वेजर खिड़की के पास खड़ा चुपचाप बाहर देखता रहा। रोशनी कांच पर पड़ रही थी और वो गहरे ख्यालों में डूबा था। तुमने जो किया है उसकी वजह से इस महाद्वीप की डेस्टिनी दोबारा लिख दी गई है। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन स्थिर। जब हम फिर मिलेंगे, जीत का भाषण मैं खुद दूंगा। लेकिन उसके ये शब्द खत्म भी नहीं हुए थे कि असली दुनिया में खबरें पहले ही फट पड़ी।
वो वायरस से भी तेज फैली, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन तक छलांग लगाती हुई। लोग जहां भी देखते, उन्हें चमत्कार की रिपोर्टें दिखाई दे रही थीं। डीमोनिक बीस्ट्स कमजोर पड़ने लगे थे। स्पॉन रेट बहुत तेजी से गिर गई, इतनी तेज कि यकीन करना मुश्किल था। डीमन किंग मर चुका है, ये एक ही लाइन आग की तरह फैल गई। नरक के मिनियंस घबराकर तितर-बितर हो गए और ऐसे गायब हुए जैसे खुद शून्य में भाग रहे हों। दुनिया भर के प्लेयर्स राहत से वहीं ढह पड़े, कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था और कोई बस सांस ले रहा था जैसे वो भूल ही गया था कैसे लेते हैं। अब हम आखिरकार चैन की सांस ले सकते हैं, यहाँ तक कि न्यूज एंकर्स भी सालों बाद हल्के लग रहे थे और एक होस्ट ने खुले आनंद से चमकते चेहरे के साथ अपने कोलीग की तरफ मुड़कर कहा, अब प्लेयर्स बिना अपनी मौत पर दस्तखत किए रिफ्स में जा सकते हैं। और ये सब डीमन किंग रेड्स की वजह से हुआ है। उसकी आवाज यकीन से ऊपर उठ गई। ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, सब लोग, यही सच्चाई है। लेकिन जैसे ही पूरी दुनिया स्तब्ध प्रशंसा में डूबने लगी, एक घबराई हुई आवाज ने अचानक माहौल तोड़ दिया। रुको, रिफ्ट से डीमंस गायब हो गए, किसी ने चिल्लाकर कहा। ये साफ तौर पर ली होएओल का काम है। ली होएओल अमर रहे। डीमन किंग के गिरने ने डीमन आर्मी की रफ्तार तोड़ दी और वो भयानक बटरफ्लाई इफेक्ट जिसने सब कुछ बर्बादी की तरफ धकेल दिया था, आखिर थम गया। असली दुनिया पर डीमोनिक इन्वेशन का दुःस्वप्न अब सच में खत्म हो चुका था। और फिर दृश्य अचानक एक दूसरे खतरे वाले इलाके की तरफ मुड़ गया। लेवल 370 का बेयर किंग सिर पीछे फेंककर दहाड़ा, लेकिन उसकी आवाज ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अगले ही पल एक अकेला विनाशकारी स्लैश हवा को चीरता हुआ निकला और उस मॉन्स्टर को पूरी तरह खामोश कर गया। किलिंग इंटेंट ने जंगल को ऐसा भर दिया कि हवा खुद त्वचा चीरने जितनी तेज लगने लगी। उस वार में न कोई दया थी, न हिचकिचाहट, और बचने वाला तो कोई था ही नहीं। डीमंस के गायब होते ही हंटर्स के बीच राहत की लहर दौड़ गई और लाल बालों वाले योद्धा के पीछे वो विशाल जानवर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। जब डीमंस नहीं हैं, तो डीबफ्स भी नहीं हैं। अब लेवलिंग अप तो लगभग आसान हो गया है। ये बात साफ राहत के साथ निकली। ब्रदर ली होएओल ने हमें फिर बचा लिया, लेकिन इस खुशी के नीचे कुछ अंधेरा अब भी बाकी था। हीनता की परछाई चुपचाप उन पर मंडरा रही थी और हटने का नाम नहीं ले रही थी। नाम टेमिन ने दांत इतने जोर से भींचे कि उसका जबड़ा दुखने लगा। मैं फिर बेकार साबित हुआ। उसके सीने का दुख छिपाना मुश्किल था और अतीत की कड़वाहट फिर उसी तरह ऊपर आने लगी जैसे तब आई थी। मैं ढंग से पार्टी में शामिल भी नहीं हो पाता। साफ है कि उसके सामने मेरा लेवल कचरा है। ये ख्याल उसे तलवार की तरह चीर गया। उसने अपनी स्वॉर्ड की पकड़ इतनी कस ली कि उसकी हथेली फट गई और खून निकल आया। फिर वो सवाल जिससे वो खुद को बचाता आ रहा था, आखिर सामने आ गया। क्या मेरी स्किल सच में इतनी कमजोर है कि मैं ब्रदर ली होएओल के साथ बैटलफील्ड पर खड़ा भी नहीं हो सकता? तभी माहौल एक झटके में टूट गया। एक जानी पहचानी आवाज तीखे अविश्वास के साथ गूंजी और लियोनी बेल्यूसी तेजी से अंदर आ गई। ये यहाँ आखिर चल क्या रहा है? उसने एक सांस छोड़ी और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए टेढ़ी शरारती मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें लगा पूरा इलाका तुम्हारा ही है या क्या? नाम टेमिन। अपना नाम सुनते ही टेमिन पलक झपका गया। वही नाम टेमिन जिसके बारे में लोग बार बार बात करते थे। उसने धीरे से सांस भरी और आम सा दिखने की कोशिश करते हुए उसकी चिढ़ाने वाली बात उसी पर लौटा दी। और तुम इतनी खतरनाक रिफ्ट में सोलो ग्राइंडिंग क्यों कर रही हो? लियोनी बेल्यूसी तुरंत गुस्साई बिल्ली की तरह फूल गई और बिना एक पल रुके डांट की बौछार शुरू कर दी। माफ कीजिए।
अकेले घूम घूम कर मॉन्स्टर्स को तोड़ने वाली तुम नहीं, तुम ही हो। दोनों के बीच जैसे चिंगारियां उड़ने लगीं, क्योंकि कोई भी पहले पीछे हटना नहीं चाहता था। ठीक है, ठीक है। इससे पहले कि बहस और तेज हो, धूल और खून के बीच से एक और शख्स आगे आया। इंजुमा कंधे पर खून लगी ब्लेड ऐसे टिकाए हुए चला आ रहा था जैसे सब कुछ मजाक हो, और उसके चेहरे पर पागलों जैसी मुस्कान थी। लगता है हमें कंपनी मिल गई। ली होयोल और नाम तेमिन दोनों एक साथ जम गए। लियोनी बेल्यूसी अविश्वास में चीख उठी। इंजुमा, वही इंजुमा, बस इतना होते ही पूरा पल और ज्यादा भारी हो गया। नाम टेमिन ने लंबी बोझिल सांस छोड़ी, क्योंकि बहुत सी अनकही भावनाएं उसके सीने पर दबाव डाल रही थीं। आखिर जो लोग एक ही शिखर का पीछा करते हैं, उनकी राहें किसी न किसी दिन टकराती ही हैं। इंजुमा ने अपने दोस्त को ऐसे घूरा जैसे उसे यकीन ही न हो कि वो क्या सुन रहा है। तुम आखिर बक क्या रहे हो? लेकिन फिर उसकी नजर तेज हो गई, तलवार जैसी पैनी, और उसने उन दोनों को देखते हुए कहा, तुम दोनों को ताकत चाहिए, है ना? नाम टेमिन और लियोनी बेल्यूसी वहीं रुक गए, क्योंकि उसने बात इतनी सीधे कह दी थी कि दोनों पूरी तरह चौंक गए। इंजुमा की आवाज और नीची हो गई, जिसमें झुंझलाहट और पुरानी कसक भारी थी। किनारे खड़े रहकर अंधेरे से देखते रहना, ये एहसास बहुत घटिया होता है। उसके शब्द दोनों पर उम्मीद से ज्यादा भारी पड़े। मौत और खून की बदबू से भरी उस दुनिया में ये इकबालिया बात ऐसे गूंजी जैसे कोई इंसान खुद से नफरत और जिद के बीच फंसा हुआ बोल रहा हो। मुझे भी यही लगता है, एक और आवाज जुड़ी, उतनी ही भारी। आखिर ली होयोल का जो कर्ज मुझ पर है, उसे मैं ऐसे ही फेंक नहीं सकता। जैसे ही वो नाम लिया गया, हवा खुद ठंडी लोहे जैसी दृढ़ता से भर गई। यहाँ तक कि जेस से हेनेस ने भी इस मिशन में अपना पूरा दिल और जान लगा दी थी। जब से आर्चमेज उस सर्कल से हटे थे, वहां रहने वाली छोटी मोटी जलन गायब हो चुकी थी। उसकी जगह कुछ कहीं ज्यादा खतरनाक और ज्यादा ताकतवर आ गया था, बिल्कुल शुद्ध लॉयल्टी, जिसमें जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। वे तीनों अजीब सी खामोशी में खड़े रहे, एक दूसरे को उलझी नजरों से देखते हुए, क्योंकि उस बात का मतलब अब धीरे धीरे बैठ रहा था। अब बात सिर्फ दूसरे प्लेयर्स की बराबरी करने की नहीं रह गई थी। मैं भी एक प्लेयर हूं, उनमें से एक ने धीरे से कहा। मैं बस उसके साथ बैटलफील्ड पर सीना तानकर खड़ा होना चाहता हूं। बस यही सच है। उन शब्दों में न घमंड था, न दिखावा, सिर्फ सच्चाई थी। हमें उस मौके को पकड़ना होगा जो ली होयोल ने अपने खून और पसीने से हमारे लिए बनाया है। उनकी नजरें धीरे धीरे उस विशाल इमारत की तरफ उठीं जो खुद आसमान को भेदती हुई लग रही थी, मैजिक टावर। कुछ पल तक कोई नहीं बोला। फिर एक धीमी, सोच समझकर निकली आवाज ने आखिर खामोशी को काटा, और उसमें साफ महसूस हो रहा था कि एक लंबा और बेरहम अध्याय अब अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। एल्डर ने खुद को अंतिम गार्डियन घोषित कर दिया है। सीनियर मेजर्स ने अपने आर्टिफैक्ट्स सौंप दिए हैं। ये रिपोर्ट किसी युग के आखिरी घंटी जैसी लगी। सच में लगता है जैसे एक दौर पलक झपकते ही खत्म हो गया। तुम दोनों की अनथीन मेहनत के लिए धन्यवाद। उस गहरी आवाज में सच्चा सम्मान था, क्योंकि वो उस लगभग अमानवीय कोशिश को पहचान रही थी जिसने सबको थामे रखा। सीनियर ली होयोल ने हम सबसे ज्यादा मेहनत की, एक और मेज ने गंभीरता से सिर हिलाया और तुरंत कहा, बिल्कुल। सीनियर ली होयोल के बिना मैजिक टावर बस एक ठहरा हुआ, खामोश मकबरा बनकर रह जाता। आखिरकार तनाव इतना ढीला पड़ा कि सब दोबारा ठीक से सांस ले सके। हाँ, मुझे भी लग रहा है वो बोझ हल्का हो रहा है, लेकिन तभी उनकी नजरें एक जानी पहचानी शख्सियत पर जा टिकीं, जो वक्त और मुश्किलों से बुरी तरह बदल चुकी लग रही थी। सीनियर मार्सेलो, बोलने वाली आवाज में पुरानी यादों की हल्की झलक थी।
हालांकि उनके सामने खड़ा आदमी दुबला, टूटा हुआ और बेहद थका दिख रहा था। जैसे जैसे शुद्ध बर्फ से ढका हुआ नजारा उनके सामने फैलता गया, मार्सेलो ने हाथ उठाकर सबको चुपचाप रुकने और आगे देखने का इशारा किया। हम पहुंच गए। उसके शब्द नरम थे, लेकिन उनका वजन साफ महसूस हो रहा था। हवा फिर से भारी हो गई, क्योंकि रहस्यमयी गेट्स धीरे धीरे कराहते हुए खुलने लगे, और उनकी आवाज इतनी गहरी और प्राचीन थी कि वहां मौजूद हर इंसान के अंदर सिहरन दौड़ गई। क्योंकि ये टावर का पहला काउंटर ऑफेंसिव है, हमें तुरंत रिपोर्ट भेजनी होगी। आदेश साफ था, लेकिन अगले ही धड़कन में अचानक हुई एक समझ ने सबको फिर से तनकर खड़ा कर दिया। वे तीनों जहां थे वहीं जम गए, बिल्कुल मूर्तियों की तरह। ठंडे पानी की लहर जैसी उलझन उनके चेहरों पर फैल गई, और हर कोई बिना कुछ कहे सामने देखता रह गया। मार्सेलो ने हल्की, जानकार मुस्कान दी, जैसे उसे इतना तो पहले से ही उम्मीद थी। लगता है हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। और इसके साथ ही दृश्य एक अनथीन सफेद विस्तार में बदल गया, जहाँ एक लेजेंडरी एल्डर कभी न पिघलने वाली बर्फ के नीचे सो रहा था। भारी दिल के साथ ली होयोल ने कब्र पर एक सफेद क्रिसैंथेमम रख दिया। ये इशारा साधारण था, लेकिन इसमें शब्दों से कहीं ज्यादा भावना थी। महान एल्डर आर्चमेज को आखिरकार शांति मिल गई थी। ये जीते हुए लोगों की तरफ से मृतकों के लिए एक खामोश संदेश था, ऐसा जिसे आवाज की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन अंदर से वो चीख रहा था। मैंने तुमसे कहा था अपना नाम लिस्ट में डालो। जिद्दी बूढ़े, उसका दुख कच्चा, कड़वा और बेहद इंसानी था। फिर जैसे खुद दुनिया उसे वहां ठहरने नहीं देना चाहती हो, नजारा एक पल में मुड़ गया। एक ठंडी लोकेशन स्टैंप स्क्रीन पर ऐसे उभरी जैसे कोई धारदार ब्लेड उसे चीर गया हो। साउथ कोरिया, सेउल। फिर तिरस्कार से भरी एक आवाज परछाइयों से निकलकर अंधेरे में गूंज उठी। कई साए जैसे लोग एक ड्रिंकिंग टेबल के चारों तरफ बैठे थे, उनके चेहरे आधे छिपे हुए थे और उनकी मौजूदगी डराने वाली हद तक शांत थी। वो डीमन किंग्स पूरे के पूरे मूर्ख हैं, उनमें से एक ने घृणा से कहा। सिर्फ कच्ची ताकत इस दुनिया पर राज नहीं करती। एक और आवाज बीच में उतरी, मुलायम लेकिन जहरीली, और हर शब्द के पीछे बेरहम तर्क छिपा था। हमने इन इंसानों के बीच छिपना चुना, उसके पीछे कोई वजह है ना? शांत अंधेरे में साजिश और गहरी हो गई। मेज के उस पार एक जोड़ी आंखें भूखी, शिकारी चमक से दमक उठीं। फिलहाल हमें थोड़ी देर और परछाइयों में ही रहना चाहिए, आखिरी बोलने वाले ने बहुत नपे तुले हिसाबी फुसफुसाहट से माहौल को सील कर दिया। सच कहूं तो सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। हम अपनी ये छोटी सी चुप्पी वाली एक्टिंग जारी रखेंगे और अपनी ताकत फिर से खड़ी करेंगे। फिर एक ऐसा नाम कमरे में गिरा जो खतरे और डेस्टिनी दोनों का भार लिए हुए था, बिल्कुल गिलोटीन की ब्लेड की तरह। वो आदमी बिना पलक झपकाए मॉनिटर को घूर रहा था। उसकी नजरें ली होयोल पर टिकी थीं और उनमें टेढ़ा सा मनोरंजन भरा था। उसने धीरे से अपने होठों पर जीभ फेरी और प्रोटैगनिस्ट को ऐसी गंदी नजर से देखता रहा कि किसी की भी रूह कांप जाए। कमरे में लटका सवाल हर गुजरते सेकंड के साथ और भारी होता जा रहा था। ये ली होयोल आखिर है कौन? ये वैसा सवाल था जो लेवलिंग जॉनर की सबसे ऊंची चोटी को डिफाइन करता है। ऐसा सवाल जो जवाब सामने आते ही पूरी दुनिया को हिला सकता था। एक्सपर्ट्स पहले ही कहने लगे थे कि उसका लेवल कम से कम 900 तो होगा ही, शायद उससे भी ऊपर। और इसी बीच साफ नीले आसमान में उठते एक शानदार कैसल के अंदर ली होयोल का पीला चेहरा आखिर सामने आया, हर चीज के बाद भी शांत और पढ़ पाना मुश्किल। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक चालाक, लगभग शैतानी मुस्कान फैल गई, तेज और खतरनाक संतोष से भरी हुई। एक एक करके जंग की लूट उसकी आंखों के सामने आकार लेने लगी, जैसे रिफ्ट खुद अपने खजाने उसके आगे डाल रहा हो।
उसके सामने करप्शन से भरे 3 रेलिक्स प्रकट हुए। ग्रेट एपिक ग्रेड, द ब्लड स्टेन्ड मैप ऑफ ऑब्लिवियन। सिर्फ नाम ही इतना भारी और अशुभ लग रहा था कि रोंगटे खड़े हो जाएं। एक और ग्रेट एपिक आइटम, द आई ऑफ बर्निंग ईविल। फिर से ग्रेट एपिक। बढ़िया। उसके मन की आवाज तो खुशी से उछल पड़ी। इस बार तो सच में जैकपॉट लग गया। नहीं, ये सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये तो सीधी पूरी सोने की खान थी। होन की मुस्कान और चौड़ी हो गई, यहां तक कि उसमें इंसानी गर्माहट की आखिरी हल्की छाप भी गायब हो गई। सोचो, ब्यूरस और 2 दूसरे डीमन किंग्स के बचे हुए अवशेष भी मेरे हाथ लग गए। बस ये ख्याल ही उसकी आंखों को चमकाने के लिए काफी था। लेकिन ग्रैनफेल की पर्सोना आसपास इकट्ठी हो रही करप्शन पर बुरी तरह रिएक्ट कर रही थी। गहरी डार्क सोल एनर्जी की एक भारी लहर पूरे इलाके में फैल गई, इतनी दबाव भरी कि हवा तक जहरीली लगने लगी। आखिरकार हो यान किसी तरह ग्रैनफेल पर्सोना के असर को झटककर खुद को संभाल पाया। उसने एक पल भी गवाए बिना अपना स्टेटस विंडो खोला और ठीक ठीक हिसाब लगाने लगा कि उसे कितना फायदा हुआ है। उसका लेवल सीधे 425 तक पहुंच गया था। सिर्फ एक रिफ्ट क्लियर करने पर पूरे 35 लेवल। किसी भी हिसाब से ये पागलपन वाली छलांग थी। फिर भी उसके सीने में हल्की सी कसक उठी। नतीजे मजबूत थे, इसमें शक नहीं, लेकिन एक असली डीमन किंग को मारने के इनाम से तुलना करो तो ये थोड़ा कम सा लग रहा था। और बुरा तब हुआ जब गियर उतारते ही उसका एस्थेटिक्स स्टैट इतना नीचे गिरा कि जैसे सिस्टम ने उसका मजाक उड़ा दिया हो। सिस्टम बोर्ड ने बेरहमी से सब दिखा दिया। लेवल 425। नेम ग्रैनफेल। टाइटल द लास्ट एडवेंचरर। एज 27। रेस ह्यूमन। हेir टू अ फॉलन नोबल हाउस। क्लास डीमन हंटर। स्ट्रेंथ 57। एजिलिटी 73। मैजिक 350। लक 6। एस्थेटिक्स लो। एट्रीब्यूट पॉइंट्स 35। उसने चुपचाप खुद को मजबूत किया और स्क्रीन को देखता रहा। सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचना अभी भी बहुत बहुत दूर था। ग्रैनफेल ने अपना टीकप उठाया और आराम से शालीनता के साथ एक घूंट लिया। अब बेसब्र होने का वक्त नहीं था। अब वो नींद डालनी थी जो असली ग्रोथ के लिए चाहिए होती है। सिस्टम अलर्ट। हर्बलिज्म की वजह से मैजिक 1 पॉइंट बढ़ गया है। वो ऐसे बोलता रहा जैसे खुद को लेक्चर दे रहा हूं। हर्बलिज्म एक बुनियादी टूल है, इसे हम यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकते। हो यन एक पल को रुका, फिर मन ही मन मुंह बिचकाने लगा। धत्तेरे की। इस बात पर ग्रैनफेल सच में सही है। जब से मैंने डीमन हंटर क्लास चुनी और उसके स्टैट्स वैसे भी बस ठीक ठाक थे, मुझे खुद को बाकी सब कुछ सीखने पर मजबूर करना पड़ा। मैजिक, डार्क आर्ट्स, स्वॉर्ड्समैनशिप, स्पाइरोलॉजी, हर्बलिज्म, फिजिकल ट्रेनिंग। एक ही दिन में इतने सारे फील्ड्स में महारत हासिल करना नामुमकिन है। बस इस एंडलेस ग्राइंड के बारे में सोचकर ही उसकी आंखों में आंसू आने लगे। कप में घूमती हुई टी बैग को घूरते हुए ग्रैनफेल ने फिर अपनी हमेशा वाली शांत आवाज में कहा, अब मैट्रिक्स को ठीक से रिव्यू करने का समय है। उसने एक पार्चमेंट शीट उठाई और उसका चेहरा पल भर में तेज और गंभीर हो गया। वो एक एप्लीकेशन फॉर्म था, साफ सुथरा और औपचारिक, लेकिन उसके लिए ये एक बहुत प्रैक्टिकल और बिल्कुल जायज मकसद का कागज था। टू सीनियर फ्रेड, रिक्वेस्ट फॉर लीव फ्रॉम द टावर। पर्पस टू गैदर एंड एक्सचेंज कॉन्टिनेंटल इंटेलिजेंस थ्रू स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट्स। एप्लीकेंट हाई रैंकिंग स्पिरिटोलॉजिस्ट वॉन रोटर। इसके बाद दृश्य अचानक बदल गया। कागज और खामोश हिसाब किताब से कटकर एक चौड़े
हवा से डोलते रीड्स वाले मैदान में पहुंच गया। ये टीपी बैरियर था, एक ऐसा जोन जिसकी रिकमेंडेड लेवल 450 थी। करंट क्लियर प्रोग्रेस 3.8%। और फिर अचानक सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उनके सामने एक चौंका देने वाला नजारा खुल गया। ये आखिर है क्या? किसी के खुद को रोकने से पहले ही सवाल फट पड़ा, कच्चे शौक और अविश्वास से भरा हुआ। धधकती आग के गहरे भीतर से एक विशाल परछाई हिलने लगी। लपटें उसके चारों ओर मरोड़ खा रही थीं, और जैसे ही उसका पूरा आकार साफ दिखा, वहां मौजूद हर इंसान एक साथ डर से जकड़ गया। वो बहुत बड़ा था, जितना किसी ने सोचा भी नहीं था, उससे कहीं ज्यादा। वो बिल्कुल दैत्याकार था। उसका पैमाना इतना जबरदस्त था कि लोगों को अपनी आंखों पर शक होने लगा। क्या ये किसी नए बॉस मॉन्स्टर स्पीशीज जैसा कुछ है? चैट विंडो लगभग तुरंत पैनिक से फट पड़ा। कमेंट 1, क्या वो ड्रैगन है? कमेंट 2, नहीं यार, उसके तो विंग्स भी नहीं हैं। कमेंट 3, ये चीज पैच नोट्स में तो थी ही नहीं। लोगों का पैनिक शांत भी नहीं हुआ था कि आसमान से चमकती एनर्जी के एक के बाद एक ओर्ब गिरने लगे। देखो, ये अकेला नहीं है, भीड़ ने हांफते हुए कहा, क्योंकि सच अब धीरे धीरे समझ आ रहा था। ये अनोमली जितनी अजीब पहले लगी थी, उससे भी ज्यादा अजीब निकली। ऊपर से उतरती हुई वो फिगर्स मॉन्स्टर्स थीं ही नहीं, वो स्पिरिट्स थीं, और उनके साथ टावर के मेजेस भी थे। जैसे ही लोगों को ये समझ आया, सबने घबराकर अपने कॉन्ट्रैक्टेड बीइंग्स को चेक करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो वो देख रहे थे उससे सबके होश उड़े हुए थे। शियाओ, तुम ठीक हो ना? तुमने बहुत मेहनत की, निकर। ये एक सांस रोक देने वाला दृश्य था, ऐसा जो इस दुनिया में लोग लगभग कभी देख ही नहीं पाते, और इसी वजह से वो पल और भी ज्यादा अवास्तविक लग रहा था। अरीना के अंदर भी इस नामुमकिन मना रिकैप वाले पल के दौरान कमेंट्स फट पड़े। हे भगवान, कितना खूबसूरत है! अब तक स्पिरिट समनर क्लास क्यों नहीं आई? जोश इतना ज्यादा था कि उसे रोका ही नहीं जा सकता था। ब्रॉडकास्टिंग नाउ, तूने इन गाइस, इतने शोर और अफरा तफरी के बीच सिर्फ एक शख्स चुप खड़ी थी, भीड़ की तरफ पीठ किए हुए। उसके होठों से एक धीमी कराह निकली। ये थी वॉन रोटर, स्पिरिचुअल स्कूल की हाई रैंकिंग स्पिरिटोलॉजिस्ट। पूरी तरह थकी हुई दिख रही वॉन रोटर ने केक का टुकड़ा मुंह में ठूंसा और टूटे हुए स्वर में शिकायत की। उस पर जो दबाव था वो घोंटने वाला था। जब उसके टावर से बाहर जाने के रिक्वेस्ट को मंजूरी मिली थी, तब वॉन रोटर ने जरूर राहत महसूस की थी। लेकिन अब सामने की हकीकत देखकर उसे बस यही लग रहा था कि क्या ये कुछ ज्यादा ही दूर नहीं चला गया। पूरी स्पिरिट फैक्शन उसके पीछे पीछे ऐसे क्यों चली आई थी? इसका जवाब खुद अप्रूवल लेटर में छिपा था। If the objective is valid, the number of accompanying personnel is unlimited. वो घबराहट में चबाती रही और बार बार पीछे देखने लगी। फिर उसकी नजर जाकर उसकी शांत, बिल्कुल बेपरवाह परछाई पर टिक गई। क्या टावर ली हॉय हमेशा ऐसी बेहूदगी वाली पूरी शांति की दुनिया में ही रहता है? अभी भी, जब उसके चारों तरफ इतनी पागलपंती चल रही थी, वो उससे अछूता लग रहा था। उसका कंपोजर तो लगभग इंसानों जैसा लगता ही नहीं था। ग्रैंडफेल क्लॉट आर्पेगियो रोमियो ने शांति से आदेश दिया, मैनिफेस्ट माई स्पिरिट हेला सैथलिब कम फोर्थ। ली होयोल तुरंत चिल्लाया, रुको, पूरा नाम मत बोलो। लेकिन कोई उस बात पर ज्यादा देर टिकता, उससे पहले सामने का दृश्य वॉन रोटर को इतना चौंका गया कि वो ठीक से बोल ही नहीं पाई। ली हॉय स्पिरिट्स भी सम्मान कर सकता था। सिर्फ ये एक सच ही उस पर किसी वार की तरह पड़ा। ये ऑरा बाकी सबसे अलग था। इसमें रॉयल सा, लगभग डिवाइन एहसास था।
छोटा करो इसे, यून ने अंदर ही अंदर बेताबी से सोचा। ये नाम बहुत लंबा है। बस उसे ही JR बुलाओ। फिर उनके सामने रोशनी इकट्ठी होने लगी और एक चमकदार हैरतंगेज रूप में ढल गई। ग्रैनफेल्ड क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो की स्पिरिट मटेरियलाइज हुई और उसकी आवाज शांत हवा में बजती विंड चाइम्स जैसी नरमी से गूंजी। यू समन्ड मी माई लीज। उसे देखते ही ली होलोल का चेहरा अंदर ही अंदर मरोड़ खा गया। इसे देखो, ये तो सच में ली होलोल जैसी ही लग रही है। लेकिन ग्रैनफेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो की पर्सोना ने आगे के सारे ख्याल अपनी ठंडी खामोशी से काट दिए। जब वो बोला, उसकी आवाज बर्फ जैसी सख्त और सीधी थी। हैज कटीज सेंट द कम्युनिक? स्पिरिट ने जवाब देने से पहले शालीनता से सिर झुका लिया। जी हाँ माय लॉर्ड। ड्वार्फ चीफ्टन ने भी ली हॉय को एक संदेश भेजा है। पैक्ट का सम्मान करने और मैकेनिकल टावर कोर्न बॉक्स को जगह देने के लिए हम अपनी अनंत कृतज्ञता अर्पित करते हैं। उसकी आवाज आदर और गंभीरता से भरी थी, हर शब्द नापतोल कर कहा गया। हम शपथ लेते हैं कि इस डिवाइन फेवर का प्रतिदान करेंगे। वर्ल्ड ट्री फिर से जन्म ले चुका है और उसकी सांस अब हर रिल्म में जीवन लौटा रही है। जीत महाद्वीप में उठती हुई लहर की तरह फैल रही है। डीमन आर्मी ढह रही है। ड्वार्व्स और अरकाना अब एक होकर उठ खड़े हुए हैं। ये किसी रिपोर्ट से ज्यादा एक नए युग की घोषणा जैसा लग रहा था। हेयास ने अपना हाथ सीने पर रखा और गहराई से झुक गई। उसका आदर सबको साफ दिख रहा था। ये चमत्कार सिर्फ ली होलोल के प्रभाव की वजह से मुमकिन हुआ। ये कहते हुए उसकी आवाज सचमुच के विस्मय से कांप उठी। जैसे ही उसने वो तारीफ सुनी, ली हॉय का दिमाग पूरी रफ्तार से चलने लगा। उसके विचार पल भर में संभावनाओं, नतीजों और हिसाब किताब के बीच दौड़ने लगे। अफवाह है कि पास के रिफ्ट्स से डीमन रेस गायब हो गई है। डीमन लॉर्ड के कैसल्स को तबाह करने से पूरा बैलेंस ही बदल गया होगा। लेकिन इस प्रक्रिया में अरकाना को भारी नुकसान भी जरूर हुआ होगा। ग्रैनफेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो ने शांति से अपनी टाई ठीक की। चेहरा पढ़ना मुश्किल था लेकिन ध्यान बिल्कुल केंद्रित था। फिर उसका चेहरा सख्त हो गया। मैं इसे यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसकी आंखों में शांत लेकिन अटल दृढ़ता जल रही थी। लेकिन उससे पहले मुझे उस वजह से निपटना होगा जिसके लिए मैं सबसे पहले इस जगह पर उतरा था। अंदर से पुष्टि हुई। सही। मुझे ये कंफर्म करना है कि मैंने जो वेल्स खोदे थे वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। शायद वही हमें मुक्ति का रास्ता दिखा दें। टी बैरियर के बाहरी हिस्से में ठंडी हल्की हवा बह रही थी और इस वजह से शांत नजारा उसके नीचे छिपे तनाव से अजीब उल्टा लग रहा था। तभी अचानक स्ट्रीमर डब्ल्यू गैन लगभग चीख पड़ा, ओ माय गॉड चैट, ये मजाक नहीं है। उसका कैमरा हाथ में कांप रहा था और एक्साइटमेंट से उसकी आवाज टूट रही थी। ली हो योल सच में यहाँ है। चैट उसी पल फट पड़ा। ग्लोरी हैज अराइव्ड। ओह हो यू। ये ऐसा लग रहा था जैसे किसी लेजेंडरी लेवलिंग फैंटेसी का सीन सीधा हकीकत में गिर पड़ा हो। मैं सच कह रहा हूं। लॉर्ड यहाँ है, उसने कैमरे की तरफ फुसफुसाते हुए कहा और दूर खड़ी उस फिगर की तरफ घबराई नजरों से देखता रहा। ली होलोल के गॉटियर लेवल के साथ ये कोई साधारण हंट तो हो ही नहीं सकता था। आखिर कौन सा बड़ा प्लान उसे इतनी दूर इस रिफ्ट तक खींच लाया। वो चल पड़ा। मुझे उसके पीछे जाना होगा, लेकिन वो इस सोच पर कुछ कर पाता उससे पहले ही प्लेयर्स का झुंड एक साथ ग्रैनफेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो की तरफ उमड़ पड़ा और यैंग वहीं खड़ा हक्का बक्का रह गया। अरे बाप रे, ये भीड़ आखिर आई कहां से? मुझे उसके रास्ते में आए बिना उसका पीछा करते रहना होगा। चैट पूरी तरह पागल हो गया। चलो।
ओह मिनिया। ग्रैंड फेल्कलॉट आर्पेगियो रोमियो FTW। ग्रैंड फेल्कलॉडियो आर्पेगियो रोमियो इतनी नपीतुली सटीक चाल से बढ़ रहा था कि उसके कदम नीचे के रीड्स को मुश्किल से छू रहे थे। ग्रैंड फेल्कलॉडी आर्पेगियो रोमियो आखिर जाकर खेत के गहरे हिस्से में खड़े स्केयरक्रोस के एक झुंड के सामने रुक गया। उनकी खामोशी सरसराते रीड्स के बीच अजीब डरावनी लग रही थी। चैट तुरंत हंसने लगा। फेक आउट, स्ट्रॉ मॉब्स, बेकार, ये तो बस लेवल 1 मॉन्स्टर है। एक पल के लिए लोगों को लगा कि सारी टेंशन बेकार थी। आखिरकार उन्हें लगा OU की मैजिक को फ्रंट रो सीट से देखने का मौका मिलेगा। सबकी धड़कनें उम्मीद में तेज हो गईं। लेकिन तभी स्केयरक्रोस की आंखें गहरे क्रिम्सन रंग में चमक उठीं और उनके सिले हुए चेहरे मरोड़ खाकर डीमोनिक और भयानक हो गए। वो खुद बिल्कुल अचल खड़ा रहा, जैसे फैसला सुनाती हुई कोई मूर्ति। चैट सवालिया निशानों से भर गया। हाँ, अब क्या? फिर ग्रैंड क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो ने धीरे धीरे अपनी ब्लेड खींची। उस स्टील से एक धीमी गूंज निकली और उसमें इतनी भारी औरा थी कि आसपास की हवा तक तेज और खतरनाक महसूस होने लगी। हाँ, उसने पकड़ और कस ली और दोनों हाथों से हेल्ट को मजबूती से थाम लिया। उसका पूरा शरीर एक किलिंग स्टांस में उतर गया। उसकी मसल्स एक ही पल में तनकर भर गईं। फिर उसने एक ही तबाह कर देने वाले आर्क में ब्लेड नीचे उतार दी। उस स्विंग से निकला दबाव बाहर की तरफ ऐसे फटा कि देखने वालों की सांस तक अटकने लगी। वाह! हो यूं तो मेज क्लास का होना चाहिए ना? कोई कुछ समझ भी पाता उससे पहले ही वो धुंधली लकीर की तरह उन्हें पार कर चुका था। स्क्रीन पर स्केयरक्रो बिल्कुल साफ, एकदम बराबर 2 हिस्सों में बंट गया। उस जबरदस्त टेक्निकल खूबसूरती को देखकर वाई गैंग तो खुशी से आसमान पर पहुंच गया। ओह माय गॉड, स्वॉर्ड्समैनशिप लॉर्ड! OU ने हाई लेवल स्वॉर्ड्समैनशिप इस्तेमाल की। चैट का अविश्वास बस बढ़ता ही जा रहा था। चैट पूरी तरह फट पड़ा। पागलपन! टॉप टियर! ये आखिर हो क्या रहा है? OU हॉलिक, उसकी स्टांस बेदाग थी, इतनी पॉलिश्ड कि डर लगे। उसमें ली हॉय की पहचान साफ झलक रही थी। वो असली स्वॉर्ड्समैन क्लासेस वाले लोगों से भी बेहतर लग रहा था। ग्रैंड क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो की आंखें उस तरह जैसी तेज थीं, ठंडे और पूरे फैसले से भरी हुई। दाहिने हाथ में स्वॉर्ड थामे उसने सामने खड़े उस विशाल, डरावने मॉन्स्ट्रोसिटी पर अपनी नजर जमा दी। उसके बाएं हाथ में विनाशकारी आग का एक गोला भड़क उठा, तपता हुआ, हिंसक, और उसकी रोशनी उसके चेहरे पर किसी चेतावनी की तरह कांप रही थी। वो आग कच्ची ताकत से धड़क रही थी, जैसे बस छूटने का इंतजार कर रही हो। फिर उसने जमीन पर जोर से कदम मारा और बिना एक पल गवाए आगे झपट पड़ा। उसका पूरा शरीर ऐसे निकला जैसे धनुष की डोरी से छूटा हुआ तीर। वो रफ्तार की सिर्फ एक धुंध बनकर उस बीस्ट की तरफ सीधा जा भिड़ा। उसके बाद का हर मूव एकदम बिना टूटे बहता हुआ लगा और हर वार ब्लेड ऑयरा और मैजिक का बिल्कुल सही समय पर मिला हुआ घातक मेल था, जैसे पूरी ताकत से बजती कोई मौत की सिम्फनी। हाइन क्रूसियस उसकी शैडो के भीतर से उभरकर सामने आया। इतना अचानक कि नजारा ही अजीब लगने लगा। उसी समय हील की नेचर पावर ने भी जवाब दिया और मोटी बेलें जमीन फाड़कर हिंसक तरीके से बाहर निकली, पल भर में स्केयरक्रोस को जकड़कर वहीं रोक दिया, इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाते। एक स्लैश! आखिर में बस उतना ही काफी था। न कोई लंबी टक्कर, न कोई खिंची हुई लड़ाई, बस एक साफ वार जिसने सब कुछ तय कर दिया। दुश्मन आधे में कट गए, इससे पहले कि वो हल्का सा हिलते या कोई आवाज निकालते। ग्रैंड क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो फिसलते हुए पूरी पकड़ के साथ रुका। उसके बूट्स जमीन पर रगड़े खाते रहे
और उसके आसपास टूटे हुए टुकड़े और छर्रे बरसने लगे। वार्म अप के लिए बुरा नहीं। ठीक उसी वक्त सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठा। यू हैव डिफीटेड द टर स्ट्रॉमैन। ग्रैंडफेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो के होठों पर एक हल्की मगर साफ संतुष्ट मुस्कान आ गई। उसने अपनी नजर हाइन की तरफ घुमाई। नेचर सच में एक जबरदस्त ताकत है। इस हाइब्रिड कॉम्बैट स्टाइल में मुझे पहले ही असली पोटेंशियल दिख रहा है। हाइन ने गहराई से सिर झुका दिया। मैं और भी मेहनत करूंगा, माय लीज। नेमलेस ब्लैकस्मिथ की ग्रेट स्वॉर्ड वापस उसके इन्वेंटरी में गायब हो गई। उधर ऑडियंस बिल्कुल जड़ हो चुकी थी, क्योंकि जो उन्होंने अभी देखा था उसे उनका दिमाग मान ही नहीं पा रहा था। हे भगवान! यार, वो मॉब्स इतने कमजोर क्यों थे? ये अब रेड जैसा लग ही नहीं रहा था। ये तो टारगेट प्रैक्टिस जैसा दिख रहा था। एक ग्रैंड मेज स्वॉर्ड सेंट की तरह मूव करते हुए दुश्मनों को बेहिसाब आसानी से काटता जा रहा था। साफ था कि वो बिल्कुल अलग लेवल का था। तुरंत अफवाहें फैलने लगीं कि उसका लेवल कम से कम 900 तो होगा ही। पागलपन। ली होलोल लेवल 450 मॉब्स को वार्म अप की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर ली होलोल घबराने लगा था। उसने बढ़ती भीड़ की तरफ बेचैनी से देखा। अब ये लोग किस बात की फुसफुसाहट कर रहे हैं? ये भीड़ आखिर इतनी बड़ी कब हो गई? झुंझलाहट और शर्म दोनों एक साथ उसके सीने में उठीं। अगर ये बेहुदा, बेइज्जती कराने वाली पर्सोना ना होती तो मैं अपना असली स्टेटस विंडो दिखाकर ये तमाशा यहीं खत्म कर देता। लेवल 425। ग्रैंडफेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो। बस इसे लिखा हुआ देखना ही काफी शर्मिंदगी भरा था। अब वो ऐसी चीज कैसे दिखाता? बस मुझे मिस्टेरियस समझो और आगे बढ़ो। उसने अपने बनाए हुए मलबे से मुंह मोड़ा, चलना शुरू किया और ऐसे कैजुअली अपना वेस्ट सीधा किया जैसे यहाँ कुछ खास हुआ ही न हो। चलते चलते उसका दिमाग तेजी से भाग रहा था। लोग हमेशा कहते हैं कि डीमन हंटर्स सिर्फ डीमंस से लड़ने में काम आते हैं, लेकिन आज कुछ और साबित हो गया। मैं अपने लेवल के आसपास के मॉन्स्टर्स को भी कुचल सकता हूँ। ये सारी एंडलेस ग्राइंडिंग, वही दोहराए जाने वाले क्वेस्ट्स, एनर्जी पोशंस के ढेर, ये सब आखिरकार काम आ गया। अगर मेरी रेप्यूटेशन हकीकत से बड़ी हो चुकी है तो अब मुझे खुद उतना बड़ा बनना होगा कि उसे मैच कर सकूं। अब मैजिक टावर लौटने का समय है। तभी बारिश की एक ठंडी बूंद उसके कंधे पर गिरी और वो वहीं ठिठक गया। उनके ऊपर का आसमान घुटन भरी धूसर चादर में बदल गया। ऊपर मरोड़ खाते स्टॉर्म क्लाउड्स को देखकर भीड़ में बेचैनी ऐसे फैल गई जैसे शांत पानी में लहर दौड़ती है। जो भी करीब आ रहा था उसके दबाव से उसकी स्पिरिट तक कांपने लगी। निक, लड़की ने पुकारा और उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। डर से जकड़े हुए गले से नाम लेना भी मुश्किल लग रहा था।